वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से राजीव गांधी मेमोरियल टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज की ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप सबका स्वागत है। जैसे कि पिछले वीडियो में हम सोर्सेस ऑफ नॉलेज जनरेशन की बात कर रहे थे और पिछले वीडियो में हमने उसके 3 सोर्सेस के बारे में पढ़ा था। आइए उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो में हम बाकी के सोर्सेस ऑफ नॉलेज जनरेशन की बात करते हैं। आपको याद होगा कि पिछले बार जो हमने डायग्राम देखा था उस डायग्राम में 6 सोर्सेस की बात की गई थी। आइए उस डायग्राम को फिर से देखें और बाकी के 3 सोर्सेस के बारे में आज बात करें। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। आपको याद होगा कि पिछले क्लास में इसी डायग्राम को फॉलो करके हमने सोर्सेस ऑफ नॉलेज जनरेशन के 3 सोर्सेस की बात की थी। सबसे पहला लाइफ एक्सपीरियंसेस, अथॉरिटी और उसके बाद ट्रेडिशन और कस्टम। इन 3 सोर्सेस में हमने देखा था कि किस तरह से लाइफ एक्सपीरियंस से हमें नॉलेज मिलता है और उस नॉलेज को लेकर के हम अपने शोध को आगे बढ़ाते हैं। अथॉरिटी में हमने देखा था कि किस तरह से अथॉरिटी से हमें नॉलेज मिलता है और ट्रेडिशन और कस्टम से हमें नॉलेज मिलता है। आज की क्लास में हम बात करेंगे डिडक्टिव रीजनिंग की। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। चलिए आज हम बात करते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग क्या है? इट इज़ द अर्लियर फिलोसफिकल मेथड ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। अभी तक के जो 3 मेथड हम देख रहे थे इसमें कहीं पर भी लॉजिकल रीजनिंग नहीं आ रहा था, क्योंकि लाइफ एक्सपीरियंसेस भी ऐसा सोर्स था जिससे हम चीज़ों को सिर्फ मान लिया करते थे। उसके बाद जो अथॉरिटी था, अथॉरिटी में भी हम किसी तरह की लॉजिकल रीजनिंग का इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि जो भी इंफॉर्मेशन हमें अथॉरिटी की तरफ से मिल रही है उसे हम मान लिया करते थे। और तीसरा जो कस्टम और ट्रेडिशन था उसमें भी हम चीज़ों को सिर्फ मान लिया करते थे, कहीं पर भी हम लॉजिकल रीजनिंग का इस्तेमाल नहीं करते थे। लेकिन डिडक्टिव मेथड, जिसे कि हम पार्शियली साइंटिफिक मेथड भी कहते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड, क्योंकि इसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग होती है। किसी भी चीज़ को मानने का कोई लॉजिकल रीज़न होता है, इसीलिए इसे हम डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। Aristotle developed the syllogism as deductive method that is general to specific of problem solving. एरिस्टोटल जो कि एक पुराने साइंटिस्ट थे, उनका ये कहना था कि डिडक्टिव रीजनिंग का जो मेथड है ये जनरल टू स्पेसिफिक की तरफ जाता है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ये मेथड जनरल टू स्पेसिफिक की तरफ जाता है। जो कि जनरल मेथड है उसे हम किसी स्पेसिफिक चीज़ में अप्लाई करते हैं, तो ये मेथड डिडक्टिव रीजनिंग कहलाता है। द प्रोसेस इज़ फ्रॉम नोन टू अननोन। इसका जो प्रोसेस है वो नोन से अननोन की तरफ जाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर हम बताते हैं। एक एग्जाम्पल ये है, ऑल मेंस आर मॉर्टल। सभी मनुष्य मरणशील हैं, मतलब हर एक मनुष्य को कभी ना कभी मरना है, जो पैदा हुआ है वो मरेगा। तो एक एग्जाम्पल है जैसे कि ऑल मेंस आर मॉर्टल, ये एक फंडामेंटल ट्रुथ है, ये एक फंडामेंटल सच्चाई है। इसके आधार पर जब हम डिडक्टिव रीजनिंग करेंगे तो हम इस तरह से करेंगे, राम इज़ अ मैन। राम भी एक मनुष्य है, तो चूँकि ऑल मैन्स आर मॉर्टल, राम इज़ ऑल्सो अ मैन, तो सो राम इज़ मॉर्टल। डिडक्टिव रीजनिंग में यही होता है, जो जनरल कॉन्सेप्ट है उसको हम किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम में अप्लाई करते हैं और उसका कंक्लूजन निकालते हैं। जिस तरह ऑल मेंस आर मॉर्टल, सभी मनुष्य मरणशील हैं, तो चूँकि राम भी एक मनुष्य है, तो ये लॉजिकल रीजनिंग के द्वारा हम कह सकते हैं कि राम भी मॉर्टल है, राम भी मरणशील है, राम भी एक ना एक दिन नष्ट हो जाएगा। इट इज़ अ सेल्फ एविडेंट एजम्पशन प्रीवियसली एस्टैब्लिश्ड बाय द मेटाफिजिकल ट्रुथ। जो कि पहले से ये एस्टैब्लिश्ड है, मेटाफिजिकल ट्रुथ जो पहले से इस्टेब्लिश है,
उसी के एजम्पशन पे जब हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उसे हम डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। और ये पर्टिकुलरली जनरल टू स्पेसिफिक होता है। जैसे कि ये जनरल एजम्पशन है। क्या जनरल एजम्पशन है? जनरल एजम्पशन है कि सभी मनुष्य नश्वर हैं, सभी मनुष्य मरणशील हैं। तो चूंकि राम एक मनुष्य है, इसलिए राम भी मरणशील है, राम भी नश्वर है, राम इज मॉर्टल। तो ये डिडक्टिव रीजनिंग होती है। डिडक्टिव रीजनिंग में जो हमारा जनरल कॉन्सेप्ट है, उस जनरल कॉन्सेप्ट को हम स्पेसिफिक प्रॉब्लम में अप्लाई करते हैं, और स्पेसिफिक प्रॉब्लम में अप्लाई करने के बाद जो उसका कंक्लूजन निकालते हैं, उस कंक्लूजन का जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो कंक्लूजन निकल के आता है, जो आंसर निकल के आता है, ये मेथड डिडक्टिव रीजनिंग मेथड होता है। इसको हम ये कह सकते हैं कि डिडक्टिव रीजनिंग की जो अप्रोच है, ये डाउनवर्ड अप्रोच होती है। डाउनवर्ड किस तरह से इसे समझते हैं? डिडक्टिव रीजनिंग में ऐसा होता है कि जो ऑलरेडी थ्योरी इस्टेब्लिश की जा चुकी है, जो पहले से हमारे पास थ्योरी है, उस थ्योरी को ध्यान में रखते हुए हम कोई हाइपोथेसिस बनाते हैं, परिकल्पना बनाते हैं। तो जो पहले से इस्टेब्लिश थ्योरी है, उस थ्योरी को ध्यान में रखकर या उस थ्योरी के मद्देनज़र हम कोई हाइपोथेसिस बनाते हैं, और उस हाइपोथेसिस में ऑब्जर्वेशन करते हैं। हाइपोथेसिस बनाने के बाद उस हाइपोथेसिस की ऑब्जर्वेशन होती है, और उसके बाद अपनी कंफर्मेशन लेते हैं। मतलब ये कि हमारी जो प्रॉब्लम है, जो पहले से इस्टेब्लिश थ्योरी है, उससे संबंधित उसके आंसर की हाइपोथेसिस बनाएंगे, उस हाइपोथेसिस की ऑब्जर्वेशन करेंगे, और उसके बाद अपने आंसर यानी कि प्रॉब्लम का जो सल्यूशन है उसकी कंफर्मेशन करेंगे। तो ये पर्टिकुलरली ऑब्जर्वेशन का एक मेथड होता है, और ये टॉप टू डाउनवर्ड अप्रोच रखता है। मतलब पहले थ्योरी, फिर हाइपोथेसिस, फिर ऑब्जर्वेशन, और उसके बाद कंफर्मेशन। चलिए, इसकी कुछ लिमिटेशंस है। इसकी लिमिटेशंस भी हमें समझनी होगी कि इसकी लिमिटेशंस क्या है। लिमिटेशंस ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग। सबसे पहला लिमिटेशन ये है कि इट इज़ वेरी नैरो इन नेचर। ये थोड़ा सा नेचर में कन्फाइंड है, नैरो है, छोटी है। इसलिए क्योंकि इसमें थ्योरी पहले से ही होती है। हम थ्योरी को डेवलप नहीं करते हैं, बल्कि जो ऑलरेडी डेवलप्ड थ्योरी है उसको लेकर के हम अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, जिसमें कि हम एक पर्टिकुलर लॉजिकल रीजनिंग देते हैं। दूसरी जो इसकी लिमिटेशन है वो है कंसर्न विद टेस्टिंग और कंफर्मिंग हाइपोथेसिस। ये जो डिडक्टिव रीजनिंग है, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग का इस्तेमाल होता है, इसको ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए और अपनी हाइपोथेसिस को कंफर्म करने के लिए। इट मे कंक्लूड रॉन्ग रिजल्ट। ये ज़रूरी नहीं है कि जो जनरल फॉर्मूला हर जगह पे अप्लाई होता है वो आपकी स्पेसिफिक किसी प्रॉब्लम में भी अप्लाई हो। तो कई बार ऐसा होता है कि डिडक्टिव रीजनिंग हमें रॉन्ग रिजल्ट या रॉन्ग कंक्लूजन भी दे सकती है। तो ये इसके लिमिटेशंस हैं। इसमें नैरो इन नेचर है, ये कंसर्न विद टेस्टिंग एंड कंफर्मिंग हाइपोथेसिस है, एंड इट मे कंक्लूड रॉन्ग रिजल्ट। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम डिडक्टिव रीजनिंग को ही जानते हैं, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको बताऊंगी कि इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है और साइंटिफिक मेथड क्या होता है। तो आज के लिए आप इतना समझिए, और अभी डिडक्टिव रीजनिंग से संबंधित आपको किसी तरह की कोई भी परेशानी हो तो मुझसे सवाल करें। आज के लिए इतना ही। इंडक्टिव रीजनिंग और साइंटिफिक मेथड को हम कल के वीडियो में समझेंगे। थैंक यू सो मच।